जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी मेरे साथ जेपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जेपीएससी पेपर 2 में पूरा का पूरा झारखंड सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ उसके साथ करंट अफेयर्स रहता है। बट यहाँ पर करंट अफेयर्स मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, आप सभी करंट अफेयर्स देखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर करंट अफेयर्स का लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? वो आप ध्यान दीजिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप सभी के लिए इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करवाता रहूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना में सब क्वेश्चन दिखाई देगा। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की विभिन्न आदिम जनजातियाँ, ठीक है, उसका जनगणना किया गया 2011 में। तो उसके अनुसार कम से कम से अधिक में यानी कि सबसे कम जनसंख्या पहले रखना है, फिर बाद में उसको क्रमशः सजा देना है, ठीक है? तो यहाँ पर सजा हुआ है, ऑप्शन ए में सबसे पहले देखिए माल पहाड़िया लिखा है, दूसरे में सौरिया पहाड़िया, तीसरे में कोरबा और सबसे कम जनसंख्या कहता है असुरों का है। उसी तरीके से ऑप्शन बी में है सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा, असुर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं सबसे पहले ये आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि कौन सी इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा कि माल पहाड़िया का जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, उसके बाद सौरिया पहाड़िया का, फिर कोरबा का, फिर असुर का। तो ये आदिम जनजाति का है, ठीक है? प्रिमिटिव ट्राइब्स लोगों का ये जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप सभी ने देखा था कि आदिम जनजाति टोटल कितना है? टोटल 8 है। इस 8 जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या जो है माल पहाड़िया का सबसे ज़्यादा है प्रिमिटिव ट्राइब्स में। टोटल प्रिमिटिव ट्राइब्स की जनसंख्या जितना है दोस्तों, उसमें 46% के आसपास माल पहाड़ियों का जनसंख्या है। उसके बाद आप देखेंगे तो सौरिया पहाड़िया का जनसंख्या घट के 16% हो गया है, ओके। उसके बाद फिर 12% है आपका कोरबा का, फिर बिरहोर का 4% और फिर 3% सबर का, ठीक है। कोरबा का 4%, इसका 4% और इसका 3% है। तो सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा माल पहाड़िया का, फिर सौरिया पहाड़िया का। ये माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया किधर रहते हैं? ये सब संथाल परगना में रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे। ऑप्शन बी, भारत में द्वैत शासन लागू होने के बाद नागवंशी शासक शासक पटना काउंसिल के अधीन थे। ऑप्शन सी, भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद नागवंशी शासक सिर्फ जमींदार बन गए। और ऑप्शन डी है, नागवंशी शासक मुगल काल में एक पूर्णतः स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किए। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे नॉलेज मिल गए हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सबसे पहले आंसर देखिए, आंसर तो इसका डी है दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन डी गलत है। किस तरीके से गलत है मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे, बिल्कुल सही है। इसमें आपने मदरा मुंडा इन सभी की कहानियों को सुने होंगे इतिहास में, तो आपने देखा होगा कि मदरा मुंडा और उनके सहयोगी किस तरीके से नागवंशी शासन व्यवस्था को पनपने में मदद करते हैं। यहाँ पर ये जो फनु मुकुट राय थे, ये गोद लिया हुआ बच्चा था, यानी कि इसको जंगलों में पाते हैं कहानी के अनुसार, है ना? उसके बाद फिर ये जो है चूँकि नाग साँप के नीचे मिला हुआ था, इसलिए इनका नाम फनी मुकुट रख दिया गया। और बाद में इन्होंने नागवंश शासन की व्यवस्था की, इसलिए इसका वंश का भी नाम नाग रखा गया है। ओके, तो ये तो बात हो गई फनी मुकुट राय की, पहला शासक सही है।
दूसरा है भारत में द्वैत शासन लागू होने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के अधीन थे। बिल्कुल सही बात है, पटना काउंसिल के अधीन झारखंड हो गया था। तो झारखंड का इलाकाओं में जो भी राजा आते थे वो पटना काउंसिल के अधीन थे। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद नागवंशी शासक जो है वो सिर्फ जमींदार बन के रह गए थे। बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बंदोबस्ती लागू हो गई स्थायी बंदोबस्ती, तो परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1796 ईस्वी में आया था ना। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें 93 और 96 जो भी है, उसके बाद ये सिर्फ जमींदार एक तरीके से बन गए थे। ठीक है, लोगों से कर वसूलते थे और उसको साथ में जो अंग्रेज लोग हैं उनको देते थे, इस तरीके से। नागवंशी शासक मुगल काल की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि नागवंशी शासक जो दुर्जनशाल थे, इन्होंने जो है 6,000 रुपया सालाना कर देने के लिए राजी हुए, तब इनको जो जहांगीर है जेल से रिहा करते हैं। जेल में तो नहीं, नज़रबंद करते हैं, तो नज़रबंद से रिहा करते हैं दुर्जनशाल को। उसके बाद वो फिर द्वाइसा जाते हैं और वहाँ पर अपना राजपाट संभालते हैं। ये कहानी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे तो पूर्णतः जो लिखा है वो शब्द गलत है। पूर्णतः वो नहीं स्वतंत्र रहते हैं, बाद में भले ही खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा क्या है? पढ़ा एक गांव है, अंतर ग्रामीण पंचायत है, एक व्यक्ति है, सामूहिक व्यक्ति है। तो पढ़ा आपने जो शासन व्यवस्था पढ़ा है दोस्तों, चाहे जनजातियों का शासन व्यवस्था शुरू के 4 ठो जो हैं, 4 या 5 वो देख लीजिए, संथाल, मुंडा, उरांव हो और खड़िया जनजाति का। उसके बाद अन्य लोगों का जो जनजातीय व्यवस्था है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि पढ़ा एक शब्द है। ये पढ़ा क्या होता था? एक्चुअल में कई सारे गाँवों को मिला के बनाया जाता था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि जो सबसे निचला स्तर पे होता है वो ग्राम होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? ग्राम पंचायत होता है। सब में एक जैसा व्यवस्था नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये जो स्थिति है वो इसी तरीके से होती थी। गाँव होता था, ग्राम पंचायत होता था और फिर उसके ऊपर जो है आपका परगणित होता था, है ना? परगणित उसी को कहीं-कहीं पर पढ़ा नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते थे कि गाँव में तो ग्राम होता था, ग्राम प्रमुख होता था, फिर पंचायत में ग्राम पंचायत प्रमुख होता है किसी-किसी में, हर में अलग-अलग है। तो फिर उसके बाद गाँव के बहुत बड़े समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर ग्रामीण पंचायत, मतलब उसमें कई सारे पंचायत भी मिले हुए हैं, तो उनको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत कहते थे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ आंसर हो जाएगा अंतर ग्रामीण पंचायत, हम लोग पढ़ा को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में किस जनजाति में अच्छा, कौन-सा जनजाति से संबंधित है मांझी परगना शासन व्यवस्था? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी है खड़िया। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था आप सभी को याद हो गया होगा, ये संथालों के लिए है। ओके, अन्य आंसर में क्या है? उरांव जनजाति में क्या होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। हो जनजाति में क्या होता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। खड़िया में क्या होता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस आप पढ़िएगा तो उसी में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई गई है? तो झारखंड में ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें कोई भी व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं है। उसी में से आपको यहाँ पर 2 ठो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला दिया है चिक बड़ाई, दूसरा दिया है बंजारा, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो एक व्यवस्थित शासन प्रणाली का बात कर रहे हैं तो उपरोक्त दोनों में से नहीं है दोस्तों, चिक बड़ाइक में और बंजारा में। दोनों आप देखेंगे, बंजारा जो है घूमते फिरते रहता है, ये जनजाति। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़े थे कि यहाँ पर जो है सगाई का रस्म, जो शादी ब्याह में है वो सगाई का रस्म इसमें किया जाता था। चिक बड़ाइक जो है ये भी अपना जो शिल्प कला है उसके लिए फेमस है, राइट? तो इस तरीके से आंसर हो गया दोस्तों इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसको मुझे बताइए। मुंडा जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन सी, इसे थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ओके, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये आपको चूज करना है।
तो इसमें देखिए पहला कथन पढ़िए, पहला कथन क्या दिया है, मुंडा जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ मानकी जुड़ा हुआ है, तो मानकी जब जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर हो जनजाति हो जाता है, परगणित का जो मुखिया होता है ना, उसको मानकी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, असत्य कथनों में। ठीक है, मुंडा जनजाति नहीं, हो जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। बाद बाकी जो पॉइंट है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीचे ऑप्शन सी में था, इसे थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, बिल्कुल सही बात। हो जनजातियों का जो शासन, हो जनजातियों का जो आंदोलन था, वो आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए सबसे पहले कोल विद्रोह था 1831-32 में। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में हो विद्रोह भी आया 1833 के आसपास में। ओके, लगातार मतलब विद्रोह होता रहा। तो उसके बाद थॉमस विल्किंसन यहाँ क्या करते हैं, 1837 ईस्वी में यहाँ के जो अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विल्किंसन रूल कहते हैं। ऑप्शन डी में था, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ नाम नाम में ही लिखा हुआ है मुंडा पहला, तो यानी कि गाँव का जो प्रधान होगा वो मुंडा होगा, और मानकी जो है परगनेत या फिर उसको बोल लीजिए पढ़ा, वहाँ का प्रमुख होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से किस जनजाति पर काम किया है? तो ये महाश्वेता देवी का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो यहाँ से याद कर लीजिए बेटा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या है, कोरबा है, सबर है, परिया है, संथाल है। ओके, तो क्वेश्चन में 7 का जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर दिया है, महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से किस जनजाति पे काम किया है? तो ये सबर जनजाति पे काम किया है, ठीक है। सबर जनजाति पे काम किया है। अब सबर जनजाति का एक महत्वपूर्ण कला भी है, उसको आप बताइए। ये पूर्वी सिंहभूम के एक छोटे से जगह से है, जहाँ से इन्होंने एक विशेष प्रकार की कला विकसित की है पूरे झारखंड में, और वो फेमस है। वो आप बताइए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साहित्यकार महाश्वेता देवी जो है सभी सबर जनजाति के रूप में काम किया है सबसे ज़्यादा। अब सबर जनजाति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा-सा और जान लीजिए कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से ये तो बिलॉन्ग करता है, ठीक है। ये इनका जो समुदाय है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड वाला। प्रोटो ऑस्ट्रेलियड में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती है, संथाल, मुंडा, हो, सबर, कोरवा, परिया, ये सब उसी समुदाय से है। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि 1871 ईस्वी में एक कानून पास किया गया था, इसका नाम था आपराधिक जनजातीय अधिनियम, ठीक है। आपराधिक यानी अपराध, जो ज़्यादा अपराध करते हैं, तो उसमें सबर जनजाति भी आता था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, मादी तथा गद्दी नामक पद निम्न में से किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बिंचिया, ऑप्शन बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है बिरजिया, ऑप्शन डी है बथोड़ी। तो मादी और गादी का बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जातीय पंचायत प्रधान होते हैं, ठीक है, जातीय प्रधान होते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए जो है बिंजिया, बिंजिया जनजाति में मादी और गद्दी नामक पद जो है वो पाई जाती है, शासन व्यवस्था में पाई जाती है बिंजिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन बताएं। ये सदान हमारे यहाँ पर जो हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से रहना है। ऑप्शन ए है, सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधे से अधिक है। ऑप्शन बी है, सदानों का झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती है। ऑप्शन सी कहता है सदानों की भाषा को सादरी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है, प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा है प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य हैं। तो ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पर ये शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है। प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग तो ऐसे भी झारखंड के ही मूल निवासी हैं, यानी कि गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या है, गैर आदिवासियों व अंग्रेजों को दिकू कहा जाता था।
तो सदान भी एक्चुअल में क्या है, अंग्रेजों ने सदानों को दीकू कहना स्टार्ट किया था ताकि भेदभाव उत्पन्न किया जा सके, लेकिन हम लोग सदान जो हैं यहीं के मूल निवासी हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है गैर आर्य थे, तो बेसिकली इनको हम लोग आर्य मानते हैं, है ना, आर्य माना जाता है। गैर आर्य लिखा है तो गलत है। ओके, और क्या लिखा है कि सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी से आधे से अधिक है। बिल्कुल है, 60% की जनसंख्या आप देखेंगे तो सदानों का है यहाँ पर। और सदानों का मुख्य खेती तो कृषि है ही, और सदानों का भाषा सादरी भी है, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सभी भाषाएं जो है सदान बोलते हैं। नेक्स्ट चलें दोस्तों, मतलब गैर आर्य नहीं होना है, आर्य होना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आदिवासियों का सर्वमान्य पेय पदार्थ हड़िया बनता है किससे? चावल से, मड़ुआ से, उपरोक्त दोनों से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में ये आंसर आप सभी कर पाएंगे, है ना। अलग अलग जनजातियां जो है अलग अलग चीज़ों से बना लेते हैं पेय पदार्थ को, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त दोनों में से मारना है आपको आंसर। देखिए चावल, प्रायः जो संथाल है, उरांव, मुंडा, ये सभी जो है पेय पदार्थों को चावल से बना लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर मड़ुआ से भी बना लेते हैं, मड़ुआ जिसको कोदो कहा जाता है उससे भी। तो अड़िया एक मादक पेय पदार्थ होता है, आप सभी को पता है। ये परंपरागत भी है, सांस्कृतिक रूप से सर्वग्राहन है, सभी लोग ले लेते हैं। शादियाँ ब्याह, शादी वगैरह में जाएंगे तो इसको एक शुद्ध पदार्थ के तौर पे माना जाता है ना, और प्रचलित पेय है, ठीक है, ये सब है। और झारखंड युवा इसको क्या कहते हैं, झारखंड युवा इसको चावल की बियर कहते हैं, है ना, चावल की बियर कहते हैं। ने आपको पता है इसमें कर भी लगा दिया गया था, उसके लिए बवाल हो गया था, है ना। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? कौनता मुंडा, दाऊन मुंडा, सुगना मुंडा, दुखना मुंडा, ये सभी नाम यहाँ पर जो है ना बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों दाऊद मुंडा था, दाऊद मुंडा, ठीक है, दाऊद मुंडा था। ये एक्चुअल में जब ईसाई धर्म अपनाए थे ना तब उस इनका नाम दाऊद मुंडा हो गया था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम यहाँ बोल रहा है, तो चलिए ठीक है। ये सब सुगना मुंडा, दुखना मुंडा, कोंता मुंडा, ये इनके सहयोगी थे, जो इनका जो उलगुलान था उसमें सहयोग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित झारखंडी व्यक्तियों में असंगत युग्म है, उपनाम व्यक्ति। गुरुजी हम लोग शिबू सोरेन को कहते हैं, बड़े गुरुजी विनोद बिहारी महतो को कहते हैं, हरि बाबा दुका हो को कहते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा को कहते हैं। तो इसमें क्या गलत है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में क्या है, बड़े गुरुजी लिखता है विनोद बिहारी महतो साहब, नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बड़े गुरुजी हम लोग कहते हैं आपका जयपाल सिंह मुंडा को। किसको कहते हैं? जयपाल सिंह मुंडा को, जिन्होंने भारत को 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक अपने नेतृत्व में दिलाया था, जयपाल सिंह मुंडा। और बाद में झारखंड पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग बड़े गुरुजी कहते हैं या फिर मनांग गोमके कहते हैं। बाद बाकी सब सही है, ठीक है, बाद बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आप यहाँ देखिए गुरुजी जो है आप शिबू सोरेन जी को ही कहते हैं। इनको पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित भी कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अवार्ड तो देखिए गुरुजी से तो इस बार एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इनके बारे में पूरा पढ़ के जाइएगा। हरि बाबा दुका हो गया, और धरती आबा जो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। इनका उपनाम दाऊद मुंडा भी और एक था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम एवं एकमात्र विभूति अल्बर्ट एक्का मूलतः किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन ए है खूंटी, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है लोहरदगा, ऑप्शन डी है लातेहार। तो परमवीर चक्र आप सभी को पता है हमारे भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला उत्कृष्ट प्रकार के ये आपका क्या है, एक सम्मान है, ठीक है। इसमें जो लोग युद्धरत समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि दुश्मनों को मार भगाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं, हो सकते हैं शहीद हो जाते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या देते हैं, परमवीर चक्र, भारत सरकार के द्वारा। तो अल्बर्ट एक्का हमारे जो झारखंड है उसके एक विभूति हैं, और मूलतः मैं बस चर्चा कर रहा हूँ। देखिए अल्बर्ट एक्का के समय में
1971 जो है बांग्लादेश का आज़ादी जो है उसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है और पाकिस्तानियों को वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मिला था। और आप सभी को पता है 1971 की लड़ाई में जो पश्चिमी पाकिस्तान का जितने सारे सैनिक थे उन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उन्हीं के टाइम का ये घटना है। तो उनमें कहा जाता है कि ये तो ऐसे गुमला डिस्ट्रिक्ट के हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? गुमला डिस्ट्रिक्ट के हैं। चलिए आपको याद रहेगा। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बता देते हैं, अल्बर्ट एक्का चौक जो है रांची में है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का चौक रांची में है। स्टेडियम का बात करता है अगर, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो वो गुमला में है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई, ठीक है, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? किसान सभा, आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर उन्नति सभा। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति सभा ने साइमन कमीशन के सामने, ठीक है, साइमन कमीशन के सामने ये कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। इनके सामने छोटा नागपुर उन्नति समाज ने अपना एक प्रस्ताव रखा था जिसमें एक अलग प्रशासनिक गठन इकाई का गठन यानी कि झारखंड के गठन करने की बात कहा था। ठीक है, सबसे पहले। और इसका छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना था कब किया गया था? आपको ये पता होना चाहिए। 1915 में किया गया था। इसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें बोनीफेस लकड़ा, ठिबले उरांव, पॉल दयाल, ये सभी उसमें मौजूद थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस संगठन ने आदिवासियों की स्थिति में सुधार हेतु मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए है आदिवासी महासभा, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर उन्नति समाज और ऑप्शन डी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप सभी को इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका मैंने बताया 1915 में इनका गठन हुआ था और इन्होंने ही आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बाद बाकी सभी का यहाँ पर देखिए जितने सारे सभा है ना, इन सभी का योगदान बहुत रहा है हमारे झारखंड निर्माण में। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा हो, आदिवासी महासभा हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका क्या बोल रहे हैं? ओबीसी का बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है गढ़वा, ऑप्शन बी है चतरा, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है गिरिडीह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा? गिरिडीह। गिरिडीह में ओबीसी कैंडिडेट जो है सबसे ज़्यादा हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सदर बापला, देखिए 2011 जनगणना ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद करके जाना है क्योंकि इसके बाद 2021 में जो जनगणना होना था वो हुआ नहीं, 2026 में अभी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17। सदर बापला व सदाई बापला क्या है? जनजातीय भाषा का नाम है, जनजातीय त्योहार का नाम है, जनजातीय विवाह का नाम है और जनजातीय पुरोहित के नाम है। तो इसका जो बापला यहाँ शब्द यूज़ किया गया है दोस्तों, बापला, ठीक है, ये बेसिकली जो है इसका मतलब ही शादी होता है। ठीक है, चाहे उसके आगे कोई भी बापला लगा हो। तो ये क्या है? जनजातीय विवाह प्रकार के नाम है, जनजातीय विवाह प्रकार के नाम है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सदर बापला लिखा है और एक सदाई बापला लिखा है। तो सदाई बापला जो है आपका सदाई, हाँ, संथालों में होगा। सदाई बापला संथाल जनजाति में बोला जाता है और सदर बापला जो है दोस्तों वो आपका बिरहोर जनजाति में बोला जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति में बोला जाता है। अब देखिए कई प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें सदाई बापला एक प्रकार का विवाह है। ओके, तो ये दोनों ही प्रकार का जो विवाह है, चाहे संथाल में रखें या बिरहोर जनजाति में रखें, ये कहा जाता है कि ये विवाह जो है क्रय प्रकार के विवाह हैं, क्रय विवाह है। क्रय विवाह में क्या होता है, हमारा जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को कुछ पैसे दे के, है ना, या फिर कुछ उस वधु मूल्य के रूप में
कुछ दे के यानी कि उनको खरीदते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसलिए इसको क्रय विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जनजातियों में प्रचलित झूम कृषि का नाम क्या है? कुरवा है, कलगा है, कुरवाती है, उपरोक्त में से सभी। तो झूम कृषि जो है, अभी इसका एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये कुरवा जो होगा ये झूम कृषि का नाम है। कुरवा कौन सा जनजाति में बोला जाता है? ये माल पहाड़ियों में बोला जाता है। कौन सा जनजाति में दोस्तों? माल पहाड़िया में, ठीक है। माल पहाड़िया में हम लोग कोरवा जनजाति कुरवा झूम कृषि को कहा जाता है, कुरवा। याद रखिएगा, झूम कृषि भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? तो ये शुरू से है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका जो राइट आंसर है वो 3 बार है, ठीक है। सबसे पहले 2009 में लगा था जब शिबू सोरेन जी थे, फिर 2010 में लगा, फिर भी उसमें भी वही थे, और फिर 2013 में लगा, उसमें भी वही बात चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड का यह लोक नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। अच्छा, यहाँ पर शिबू सोरेन का जो है योगदान रहा है राष्ट्रपति शासन लागू करने में, क्योंकि पहली बार जो 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं उसको, मतलब टोटल जो होना चाहिए ना, 50% से ज़्यादा उनके पास मंत्री होने चाहिए, मंत्री कह रहा हूँ, विधानसभा सदस्य होना चाहिए, वो नहीं था। फ्लोर टेस्ट है ना, फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड का यह लोक नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य, नटवर नृत्य, झूमर नृत्य, कठोरवा नृत्य। देखिए, छऊ नृत्य जो है ये तो पुरुष प्रधान है, नटवर नृत्य को हम लोग पुरुष प्रधान में पढ़ते हैं, कठोरवा नृत्य को हम लोग पुरुष प्रधान में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर झूमर नृत्य जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21। कुडुक दंडी के रचयिता कौन है? देखिए, इस बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बुक से जो साहित्यकार एवं साहित्य है उनसे कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? 5 क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ? आह्लाद तिर्की दिया है, देवले कुजूर दिया है, बिहारी लकड़ा दिया है, विक्टर दास दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा जो है कुडुक दंडी की रचयिता हैं, बिहारी लकड़ा। तो इनका नाम क्यों फेमस हो गया? तो ये देखिए, कुडुक दंडी जो है बहुत पहले इन्होंने लिखा था। अगर डेट दिया हो तो मैं बता देता हूँ, 1950 में ही ये आया है, 1950 में आया है। लेकिन इनको जो है जब हमारा झारखंड बन गया उसके बाद 2005 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसीलिए ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हाय रे लयबद्ध शब्दों के साथ गाकर किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है? दोहा नृत्य, दोंगड़े नृत्य, दोदंग नृत्य और दसाई नृत्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, देखिएगा, और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सबसे पहले आंसर आप जान लीजिए, ये हो जाएगा दसाई नृत्य, ठीक है, दसाई नृत्य। यहाँ पर दोहा, दोंगड़े, दसाई, ठीक है, ये सब जो है संथाल जनजातियों का है। तो यहाँ पर लिखा है दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसकी शुरुआत हाय रे हाय लयबद्ध शब्दों के साथ गा कर किया जाता है, वो है दसाई नृत्य। इसमें आपसे उल्टा भी पूछता है, दसाई नृत्य कौन सा जनजाति से है? संथालों से है। दोंगड़े नृत्य कौन सी जनजाति है? संथालों का है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संथाली लोक गीत दिशोम बाबा किसने लिखा है? शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने, रघुनाथ मुर्मू ने और डोमन साहू समीर ने। तो दिशोम बाबा का रचना जो है दोस्तों वो डोमन साहू समीर जी ने किया है, और इनको संथाली भाषा साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन
कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर की रानी, नेतरहाट, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, चतरा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, कोराम्बे, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर तो सभी के सभी सही हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। यहाँ पर छोटा नागपुर की रानी का है तो नेतरहाट को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है चतरा को बोला जाता है, और छोटा नागपुर की हल्दी घाटी जो है हमारे कोराम्बे में है, गुमला कोराम्बे में, मतलब उसमें वहाँ पर हल्दी घाटी की तरह ही लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए इसको कोराम्बे को हल्दी घाटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राही रावण कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 25, राही रावण कान्हा रचना के संबंध में गलत कथन क्या है? इसके रचनाकार भोगला सोरेन है। ऑप्शन बी, यह एक नाटक है। ऑप्शन सी, यह एक संथाली गीत है। ऑप्शन डी, इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़र में। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं होगा, यानी कि आंसर यही वाला होना है। गलत कथन बोला है चुनने, तो यह एक संथाली गीत है लिखा है, नहीं, यह एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, यह नाटक है और इनकी रचना किन्होंने किया है? भोगला सोरेन ने किया है। राही रावण कान्हा और संथाली नाटक है। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी संथाली भाषा में मिल चुका है। राही रावण कान्हा, भोगला सोरेन, संथाली नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संथाली भाषा के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? यह जनजातीय भाषाओं में झारखंड में सर्वाधिक संथाली भाषा बोली जाती है। ऑप्शन बी, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है। और ऑप्शन डी है संथाली भाषा के 4 रूप हैं। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें जो 4 रूप लिखे हैं ये 4 रूप नहीं है, शुद्ध रूप से इसमें 2 ही रूप है। ठीक है, संथाली भाषा का 2 रूप है, एक है शुद्ध संथाली और एक दूसरा है मिश्रित संथाली। ठीक है, शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली। या बाद बाकी सभी सही है, आप ये याद हो जाना चाहिए। जनजातीय भाषाओं में झारखंड में सर्वाधिक संथाली भाषा बोली जाती है जनजातियों में, हिंदी के बाद। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। कब हुआ था मान्यता प्राप्त? ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ दिया गया था अन्य 3 भाषाओं के साथ। फिर संथाली भाषा की लिपि जो है ओलचिकी है, इनका जो आविष्कार है रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 ईस्वी में। ओके, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका भी एक उपनाम है, मरांग गुरु कहते हैं ना, मरांग गुरु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस भाषा साहित्य में राजा रजवाड़ों की कथाएं प्रायः मिलती हैं? खोटा में, मगही में, खड़िया में, मुंडारी में। तो राजाओं की कहानियां जो है खोटा साहित्य में ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, किस भाषा साहित्य में राजवाड़ों की कथाएं प्राय मिलती है? खोटा भाषा में। सबसे ज़्यादा जो समृद्ध है वो खोटा ही है ना, जनजातियों का अगर बात ना करें तो खोटा का ही है, और ऐसे बात करें तो जनजातियों में उरांव का सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य है। कुकमू, झारखंडी रचना और भाषाओं में बेमेल युग्म है। कुकमू, संथाली, तितकी, खोटा, नेटफाला, कुरमाली और बाल किरण हिंदी। तो इसमें देखिए कुकमू जो है ये संथाली भाषा का प्रथम जो छोटा बुक होता है, काव्य बुक, वो कुकमू है। तितकी खोटा भाषा में लिखे जाने वाले पाली पत्रिका है तितकी, इसके रचना श्रीनिवास पानूरी जी ने किया था। नेटपाला ये कुरमाली में ही लिखा जाने वाला बुक है। और बाल किरण जो है वो हिंदी भाषा का नहीं है, ये भी खोटा भाषा का है। और इसका भी जो रचना है वो सबसे पहले 1954 ईस्वी में किन्होंने किया था? ये श्रीनिवास पानूरी जी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, संथाली भाषा के बाद झारखंड में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, जनजातीय भाषा का बात कर रहे हैं यहाँ पर। संथाली भाषा के बाद दूसरी कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है? ऑप्शन ए है कुडुक, ऑप्शन बी है मुंडारी, ऑप्शन सी है खोटा, ऑप्शन डी है नागपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंडारी हो जाएगा। ठीक है, मुंडारी।
मुंडारी भाषा मुंडाओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो संथालों के बाद दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित झारखंडी रचनाओं में कौन हिंदी साहित्य रचना है? गल्पिका, दुब्बी हो, उसर के दूब, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो सभी के सभी हिंदी साहित्य ही है दोस्तों। गल्पिका, दुम्बी हो, उसर की दूब, ये सभी आपका हिंदी साहित्य है, राइट। अगर इसका आप रचयिता याद रखना चाहते हैं तो गल्पिका देखिए, हमारा जो हिंदी साहित्य का प्रथम द्वितीय काल के जो हमारा माना जाते हैं साहित्यकार राधा कृष्ण जी, उन्होंने गल्पिका को लिखा था। दुम्बी हो का बात करते हैं तो योगेंद्र नाथ सिन्हा ने लिखा है, योगेंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। दुम्बी हो, योगेंद्र नाथ सिन्हा। और उसर के दूब, ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस बुक है। उसर के दूब ये रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र वर्मा, ठीक है, रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है, सभी याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी तक मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक तो बनता है और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुँच जाए। ओके, और सब्सक्राइब करें नहीं करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट और कहाँ ही मिलेगा फ्री में। निम्न में से झारखंड के विश्वविद्यालयों व उनकी अवस्थिति के संदर्भ में असंगत युग्म को चुनना है। पहला है विश्वविद्यालय का नाम, दूसरा है अवस्थिति। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू प्रमंडल में है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय संथाल प्रमंडल में है, विनोबा भावे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, और लास्ट दिया है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, जो कि आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। तो आपको गलत चूज करना है सबसे पहले शुरू से। यहाँ तो सब गलत ही लगता है मुझे, नहीं, ठीक है, इसमें एक ठो गलत है, वो आपको गलत चूज करना है, ठीक है, कौन सा होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जो कि मेदिनीनगर में है और पलामू प्रमंडल पड़ता है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, इसी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये संथाल परगना प्रमंडल में है ना। इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ये उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग में है, बिल्कुल है। और फिर है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, वो है यहाँ पर दे दिया है उत्तरी ये दक्षिणी छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं है, ये भी उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल का हिस्सा है, जिसकी स्थापना जो है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय का स्थापना 2017 में कर दिया गया था, धनबाद में। ओके, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। बाद बाकी अब देख रहे थे नीलांबर पीताम्बर, ये 2009 में, सिद्धू कानू मुर्मू 1992 में, और विनोबा भावे ये भी 2009 का बात है ना, 2009 का बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 32। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? ठीक है, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन और डॉक्टर रवि रंजन। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, एक्चुअल में जो कुलाधिपति होते हैं किसी भी रक्षा विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय का, वो एक्चुअल में होते हैं हमारे राज्यपाल। ओके, तो अभी तो राज्यपाल हमारे यहाँ चेंज हो गया है, तो अभी का नाम अब डालिएगा, ठीक है। जो राज्यपाल है संतोष गंगवार सर, है ना, उनका नाम दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 33। कोरोना संक्रमण के किस संस्थान विद्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये उस टाइम का बात था दोस्तों। तो ये तो झारखंड अधिविद्य परिषद ने किया था, जैक ने किया था, है ना। जोहार पाठशाला उसी टाइम से शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 34। निम्न में कौन सा युग्म बेमेल है? बेमेल कौन सा है? स्टेडियम का नाम है एक तरफ स्थान है। कितना जो याद करेंगे, है ना। जेपीएससी हालत खराब कर देता है सभी का। चलिए कोई बात नहीं, डेली देखिएगा तो आपको याद हो ही जाना है, कहाँ जाएगा दिमाग। तो इसी का खेल है कि आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैकॉन स्टेडियम रांची में है।
है जी। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, देखिए यहाँ मोहन वाला में गड़बड़ाइएगा नहीं, ये जमशेदपुर दिया है। बिरसा स्टेडियम धनबाद में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। देखिए यहाँ दोनों ही दे दिया तो कन्फ्यूजन भी दूर है। मैकॉन स्टेडियम बिल्कुल रांची में है। मोहन आहूजा, आहूजा वाला भाई जमशेदपुर में है। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में है। बिरसा स्टेडियम जो है ये धनबाद में तो नहीं है, बिरसा स्टेडियम ये भी रांची में है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम में किस एक खेल को शामिल किया गया है? हॉकी को, आर्चरी को, एथलेटिक्स को और ताइक्वांडो को। तो देखिए ये केंद्र सरकार का योजना है वन स्टेट वन गेम, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि उस स्टेट में जिस खेल का सबसे ज़्यादा महत्व है उस खेल को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। ओके, उससे क्या होगा, इंडिया स्तर पे भी जो है खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे से उभर के आएंगे। तो खेलो इंडिया योजना का ये भाग है। तो झारखंड से क्या चुना गया है दोस्तों? झारखंड से हम लोगों ने आर्चरी को चुना है। ठीक है, आर्चरी में देखिए बहुत सारे नाम हैं झारखंड से, है ना। आपका सबसे बड़ा नाम तो दीपिका कुमारी है। ओके, बाद बाकी आप सभी को पता है, यहाँ पर एक से एक अन्य खिलाड़ी हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? क्या कहती है रे भाई? होड़जगर, मुंडारी, होरोको और मुखिया। तो इसमें क्या कहती है? इसमें हम लोग देखेंगे कि अपने आप को पूछ रहा है, जाति को पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर खुद को क्या कहते हैं, जनजाति का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा होड़ोको। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है होड़ोको। ओके, तो इसमें क्या होगा, मुंडा जनजाति स्वयं को होड़को कहते हैं। उनका जो भाषा है दोस्तों वो आपका क्या है, मुंडारी है। मुंडारी तो उनका भाषा है ना। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मुंडारी भाषा हो गया, उसी का नाम जो है होड़ो जगर है। जो भाषा होती है उसी को मतलब मुंडारी और होड़ो जगर कहते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। महेंद्र सिंह धोनी के प्रारंभिक कोच रहे हैं अमिताभ घोष, केशव रंजन बनर्जी, अमिताभ चौधरी और सुब्रतो बनर्जी। तो महेंद्र सिंह के प्रारंभिक कोच कौन थे दोस्तों? ये केशव रंजन बनर्जी साहब थे, केशव रंजन बनर्जी। उनका जो मूवी है उसमें भी देखिएगा तो बनर्जी सर थे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न कथनों पर विचार करें। टैगोर हिल जो है रांची पूर्वी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। और फिर दिया है, इस पहाड़ी पर A.R. ओसली द्वारा एक रेस्ट हाउस का निर्माण करवाया गया था। और 4 में दिया है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर एक मकान बनवाया था जिसका नाम सत्यधाम रखा गया है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, ओके, यहाँ पर ऑप्शंस हैं 2, 3 और 4। जो कथन है वो सही है। 1, 2, 3, 4 तीनों चारों कथन सही है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है। ओहो, ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये जो टैगोर हिल पूर्वी भाग में लिखा है, आप जाएंगे रांची में तो आपको पता चलेगा ये पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग में है। बाद बाकी सभी कथन सही हैं, बाद बाकी सभी कथन सही है। सिर्फ रांची के पश्चिमी भाग में टैगोर हिल है, ये गलत है। तो ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भैया थे, उनका यहाँ समाधि स्थल है। इसी पहाड़ी पर A.R. ओसली ने एक रेस्ट हाउस का निर्माण करवाया था। और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर एक मकान बनवाया है जिसका नाम सत्यधाम है। तो पूरा टैगोर हिल के बारे में यहाँ जानकारी दे दी गई है, तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, बुलाना पड़ता है सबको, बुलाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के अनुसार किसी रैयत द्वारा इनमें से किस परिस्थिति में अपनी भूमि न्यास पर जोतने हेतु दी जाती है?
ओके, धारा 22 के अनुसार किसी रैयत द्वारा इनमें से किस परिस्थिति में अपनी भूमि न्यास पर जोतने हेतु दी जाती है? बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण। ऑप्शन बी है गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी है रैयत का नाबालिग या विधवा होना। ये सभी कथन जो है यहाँ पर सही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। धारा 22 के अनुसार कोई भी रैयत जो है अपनी भूमि को भूमि न्यास पे देती है, यानी कि उसको जोत रेख करने के लिए देती है, वो इन सभी ये सभी ऑप्शंस उसमें लागू होते हैं। वो बीमार पड़ जाए, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, खेती बाड़ी नहीं करेगा तो क्या होगा? किसी को दे देगा, बोलेगा करो भाई और मुझे भी कुछ दो। गांव से रेत की अस्थायी अनुपति अनु अनु अनुपस्थिति मतलब अनुपस्थित रहेगा, वो शहर चला गया, वहाँ पर अपना काम काज देख रहा है, गाँव में खेती बाड़ी नहीं देख पा रहा है, तो क्या करेगा? किसी को दे देगा। रेत का नाबालिग या विधवा होना, और जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो आपका वहाँ पर क्या होगा? ये लोग खेती बाड़ी थोड़ा कर पाएंगे, तो किसी को दे देंगे। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं। ये प्रावधान किया हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कंक्लूड करके बता रहा हूँ, ये CNT SPT एक्ट का धारा 22 में ये सब प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अपने कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों, उपायुक्त और उप समाहर्ता पर नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो देखिए, जो शक्तियां प्रदान किया जाता है उपायुक्त को या फिर उप समाहर्ता को, तो उनका भी क्या करना होगा? उनकी शक्तियों को भी तो एक क्या कहते हैं, मजबूती देने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, वो भी मनमानी ढंग से अपना काम ना करे, ये भी तो रखना पड़ेगा ना। तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 40 का बी, धारा 270 के अकॉर्डिंग जो है उनमें शक्तियों में रोक का प्रावधान किया गया है अधिकारियों के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 41। एक मिनट दोस्तों। ओके, आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 41 का। यदि कोई भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो इसके वाद के निर्णय के संबंध में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 138 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, वाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी, अनुमंडल की स्थिति में वाद का निर्णय उपायुक्त द्वारा तथा जिले की स्थिति में वाद का निर्णय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि वाद का निर्णय उस जिले या अनुमंडल में किया जाएगा जहां भूमि का ज़्यादा हिस्सा स्थित हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी। ठीक है, जिस जिले में ज़्यादा जमीन होगी उस भूमि का, वहीं पर उसका जो है आपका निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या था आपको याद आया? तो क्वेश्चन में है यदि कोई भूमि एक से अधिक जिले में है, ओके, यानी कि ये आपका ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा, और इस तरीके से ज़मीन 2 जिलों में बटा हुआ है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। तो कहता है कि किसमें इसका निर्णय दिया जाएगा ऐसी स्थिति में, अगर वहाँ पर वाद होता है तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में ज़्यादा भूमि है उस क्षेत्र वाला जो मंडल है या फिर जिला है वो उसका निर्णय देगा। ये प्रावधान किया हुआ है। ये धारा कौन सा किसमें दिया हुआ है? धारा 138 में दिया हुआ है। धारा 138 CNT एक्ट धारा 138 में दिया हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के प्रावधानों के अनुरूप लगान की बकाया राशि पर अधिकतम डैश की दर से ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। कितना लगाते हैं हम लोग? ओके, तो इसमें जो ऑप्शंस है दोस्तों 4.25%, 5.25%, 6.25%, 7.25%। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 6.25%। ठीक है, 6.25% ब्याज हम लोग लगाते हैं लगान का बकाये का ऊपर। ये धारा 58 कहता है, CNT एक्ट की धारा 58 में ये प्रावधान किया गया है कि 6.25% आप बकाया लगान में ब्याज कर लगा सकते हैं, ब्याज दर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 को लागू करने के उद्देश्य कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए है जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। ऑप्शन बी है जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी कहता है जनजातियों की भूमि का उपयोग देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ओके,
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या, पहले यहाँ पर देखिए, इसमें पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं? तो पहला ऑप्शन था जनजातियों की भूमि संबंधी मालिकाना हक दिलाना। बात तो यही हुआ था, भूमि विवाद ही हुआ था, इसी वजह से इसका यहाँ पर ये प्रावधान लाए गए थे, सेंटी एक्ट को लागू किया गया था। जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, बात तो वही हुआ। फिर दिया ऑप्शन सी में, जनजातियों की भूमि का उपयोग देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु करना। ये तो सेकेंडरी बात है, ये इसका प्राइम बात है ही नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जनजातियों की भूमि का उपयोग देश के सामाजिक और आर्थिक हेतु करना, ये सेंटी एक्ट का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार जनजातियों को इनमें से किस अनुसूची में अधिसूचित किया गया है? ये पिछली बार भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, अनुसूची क में, अनुसूची ख में, अनुसूची ग में, अनुसूची घ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अनुसूची ख में ये आदिवासियों को इसमें अधिसूचित किया गया है। ठीक है, याद रहेगा ना, अनुसूची ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के अनुसार आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश के विरुद्ध और अपील किया जाएगा। अगर आपको आयुक्त द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है उसके विरोध में अपील करना है तो किनके पास आप करेंगे? धारा 57 में लिखा हुआ है एसपीटी का, राज्य के मुख्य सचिव के पास, राज्य उच्च न्यायालय के पास और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकारी के पास, और उपरोक्त में से कहीं भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास। ठीक है, इनके पास आप कर सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 57 के अंतर्गत अगर आप आयुक्त के द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में जाएंगे तो ये काम करना होगा। तो और भी बता देता हूँ मैं, अगर आपका उपसमाहर्ता, ठीक है, उपसमाहर्ता इनके आदेश के विरोध में जाना है तो इनके ऊपर के अधिकारी जो होंगे अनुमंडल अधिकारी, इनके पास आप जा सकते हैं, अनुमंडल अधिकारी के पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुमंडल अधिकारी अगर अब देता है तो कहाँ जाएंगे? इसको इसके विरोध में आप उपायुक्त के पास जाएंगे। ठीक है, उपायुक्त के पास जाएंगे। अब अगर आपका उपायुक्त ही कोई आदेश दिया उसके विरोध में जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, तब फिर आप आयुक्त के पास जाएंगे। ओके, तब फिर आप आयुक्त के पास जाएंगे। और जब आयुक्त के अपील के खिलाफ आपको जाना है तो कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास आप जाएंगे। ठीक है, उप समाहर्ता से अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी से उपायुक्त, उपायुक्त से आयुक्त और आयुक्त से आप जाएंगे नियुक्त जो राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण अधिकारी है उसके पास। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45 जो धारा 57 है संथाल परगना एक्ट का, उसके जरिए। फिर धारा 52 का बात किया गया है संथाल परगना एक्ट 1949 का के अनुसार यदि कोई जमींदार अपने रैयत या ग्राम प्रधान से देय लगान के अतिरिक्त कोई राशि वसूलता है तो उसे कैद की सजा दी जाती है। कितने का? 1 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का, 5 माह का। मतलब जो ये पहले भी चर्चा मैंने कर चुका किया हूँ कि जो ग्राम प्रधान है या फिर रैयत है उससे जो लगान लेता है तो जमींदार ही लेगा। तो जमींदार जो है उससे ज़्यादा लगान वसूल नहीं कर सकता है, लगान जो है वही वसूल करेगा, उसके अतिरिक्त कोई भी राशि वसूल नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो 6 माह का कैद और 500 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों ही। यही था ना ऑप्शंस में? ठीक है, यही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेंगे उसका प्रावधान किस धारा में किया? धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में। तो इम्पॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर धारा 5 याद रखिएगा, ग्राम प्रधान का नियुक्ति जो है इसी धारा के अंतर्गत किया जाता है। एसपीटी एक्ट धारा 5 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48,
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 में क्या किया हुआ है कि किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु के कितने समय अंदर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन दिया जाना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो कितना था, 3 महीना था। ठीक है, यानी कि किसी ग्राम में जो है, यहाँ पर ग्राम मुखिया की मृत्यु हो गई है, तो अब ये जो ग्राम है जिस भी ज़िले में आता है, तो वहाँ पर आपको जाके उपायुक्त के पास जाना है 3 महीने के अंदर, और ये बता देना है कि भाई हमारे यहाँ का ग्राम मुखिया है नहीं, ग्राम प्रधान नहीं है। तब वो फिर उपायुक्त क्या करेंगे, वहाँ पर चुनाव का प्रावधान करेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया लागू करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो उसमें देखिए इंपॉर्टेंट अभी क्या क्या हमने देखा, लगान में जो वृद्धि, लगान में जो ब्याज दर लगाएंगे 6.25 था। फिर धारा 5 के अकॉर्डिंग जो है ग्राम मुखिया का हम लोग क्या कर सकते थे, चुनाव कर सकते थे। फिर हमने देखा धारा 5 के बाद था धारा 6 में, फिर हमने क्या देखा, धारा 6 में ये देखा कि अगर किसी ग्राम में मुखिया या प्रधान की मृत्यु हो गई है तो उसकी सूचना जो है उपायुक्त के पास 3 महीने के अंदर दे देनी है। ओके, ये सब मुख्य क्वेश्चन का भाग है एसपीटी का, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पैसा अधिनियम 1996 की किस अनुच्छेद में गांव को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 2 का क, अनुच्छेद 3 का ग, अनुच्छेद 4 का ख और अनुच्छेद 5 का घ। तो पैसा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये 12 दिसंबर 2025 को झारखंड में भी लागू कर दिया गया था। तो पैसा अधिनियम 1996 के अनुच्छेद 4 का ख में, ठीक है, 4 का ख में आपका गांव को परिभाषित किया गया है, गांव को परिभाषित किया गया है। और गांव को परिभाषित करते हुए ये लिखा गया है कि सामान्यतः एक बस्ती या बस्तियों के समूह को मिलाकर एक गांव का गठन होता है। एक बस्ती होगा या फिर बस्तियों का समूह होगा, उनको मिलाकर एक गांव का गठन किया जाता है, जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं। ये गांव का डेफिनेशन है, 4 का ख में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 4 का ख में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से किसकी सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड को 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती का कार्य सौंपा गया था? तो किसने दिया था? अगर रांची आपको याद है तो वहाँ से ये बातें याद आ जाएगी। फॉरबेस, विल्किंसन, ट्रॉवर्स और कैडेस्ट्रल। तो ये विल्किंसन नहीं होगा, विल्किंसन आपको बताया है हो कानून, हो जनजाति के विरोध के बाद विल्किंसन रूल लागू हुआ था कोल्हान प्रमंडल में। ट्रवर्स और कैडेस्ट्रल ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है यहाँ पर ज़मीनों का सर्वेक्षण करवाया था। तो जो आज्ञा देने वाला आदमी था, जिन्होंने करवाया था, वो कौन थे? फॉरबेस थे। किन्होंने कराया था? फॉरबेस ने। लिस्टर एवं जो जॉन रीड थे उनको बंदोबस्ती का कार्य सौंपा था 1902 ईस्वी में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 क्वेश्चनों का संग्रह आपको कैसा लगा होगा दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चनों का संग्रह है। यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, और गारंटेड है कि यहाँ से आपका तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ही तो आपको यहीं से मिलेंगे। इनसे बाहर क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, क्योंकि एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक इसमें कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड के पाट क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन बताएं। ऑप्शन ए है यह झारखंड का पश्चिमी पठार है। ऑप्शन बी है इसके ऊपरी भाग को दोन कहते हैं। ऑप्शन सी है इसके निचले भाग को टाण कहते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या पूछा है? कथन, सत्य कथन का बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए कोई पठार है। पठार आपको पता है ये पहाड़ों, जो मैदानी इलाका है उसके कंपैरिजन में ये उठा हुआ भाग रहता है, और इसके ऊपरी भाग जो है लगभग एक तरीके से देखिएगा तो समतल होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि पठार पठार का जो निचला भाग होता है ये भाग, और ये ऊपरी भाग होता है। तो पठार का जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, उसको हम लोग टाँड़ कहते हैं। वहाँ पर टाँड़ रहता है, हम लोग खिलते हैं टाँड़ वगैरह में, तो पठार का ऊपरी भाग में खिलते हैं ना। और जो इसका निचला भाग होता है उसको हम लोग दौन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दौन कहते हैं। और अगर आप झारखंड का मानचित्र देखेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे पाट क्षेत्र इस वाले इलाके में, पलामू प्रमंडल के वाले इलाके में, जैसे लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, उसके बाद
पलामू हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है पाट क्षेत्र स्थित है, यानी कि उसी को हम लोग पश्चिमी पठार कहते हैं। राइट, तो पाट क्षेत्र के संबंध में केवल एक कथन जो है ए सही है, यह झारखंड का पश्चिमी पठार है, बाद बाकी दोनों उल्टा लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विस्तारित है सिनोजोइक क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है जो करंट में भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें विस्तृत है, और यही आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आती हैं, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, जिसमें आयरन ओर भी शामिल है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य के जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन डी है राज्य के मुख्य सचिव। तो ये जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है, आपको पता है झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से जो है हमारा गंगा, पवित्र गंगा बहती है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और यहीं पर उधवा झील अभ्यारण्य भी है, पक्षी अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना जो है झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था, कुछ याद है आपको? मैंने कई बार बताया इसको। तो 20 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना किया गया था। कब? 20 फरवरी 2009 को। राइट, तो इसमें जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है, वो हेमंत सोरेन है। राइट, नेक्स्ट चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः है। तो मिट्टी से यहाँ प्रश्न है, मिट्टी मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो जाके मिट्टी वाला देख सकते हैं। पहला दिया है कि रेतीली मिट्टी संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा दिया है पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी है सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन डी है पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, रेतीली मिट्टी जो है बेसिकली हमारा जो दामोदर घाटी है उसमें हम लोग देख सकते हैं, और ये क्षेत्र कहाँ पर आता है, पूर्वी हजारीबाग व आपका धनबाद वाले क्षेत्र में ही आएगा, है ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आपका कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में है दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी भी कहा जाता है, और कारण दिया है दामोदर नदी झारखंड में पितृपक्ष के समय पिंड दान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका कथन देखिए, कथन तो बिल्कुल सही है, दामोदर को देव नदी कहा जाता है, लेकिन दामोदर नदी को झारखंड में पितृपक्ष के समय पिंड दान हेतु ये प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों। उसके लिए फल्गु नदी प्रसिद्ध है ना, जिसको नीलांजन नदी भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल कथन सही है। ओके, और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी क्षेत्र लातेहार में। क्लियर है। और दामोदर सबसे गंदा नदी भी है, और ये सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, बंगाल का सूख कहलाती है। दामोदर में दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना 1948 में लाया गया था। क्लियर, ये सभी बातें आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एशिया का सबसे बड़ा कोयला वासरी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है। पिपरवार है, करगाली है, कथाला है, स्वांग है। तो एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी यानी कि कोयला जो है धोते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये करगाली में है। राइट, 56 का ए आंसर हो जाएगा। और हमने पिपरवार भी पढ़ा था यहाँ पर कि मेथन गैस का पहला कुआं पिपरवार में पाया गया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक है? झारखंड में एकमात्र जो है कौन से उत्पादक का राज्य है? बॉक्साइट का, ग्रेनाइट का, अभ्रक का और कोकिंग कोल का। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कोकिंग कोल का जो झारखंड में है उत्पादन होता है वो एकमात्र भारत का राज्य है, और बाद बाकी सभी तो अन्य राज्यों में भी पाया जाता है। ठीक है। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। रूबी प्रकार के अभ्रक यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। और झारखंड का इनमें से कौन सा जिला आपस में संलग्न नहीं है? सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार व गुमला, दुमका और साहिबगंज, जामताड़ा व धनबाद। तो देखिए ये पूरा पूरा मानचित्र से क्वेश्चन है, तो मानचित्र वाला क्वेश्चन आपको मानचित्र देख के ही याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जो दिया है आपस में संलग्न नहीं है बोल रहा है। हाँ, ये
ऐसे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दुमका और साहिबगंज जो है एक आंसर होगा, ठीक है। इसमें दुमका यहाँ पर है तो इसके बीच में गोड्डा और पाकुड़ भी आ जाता है, और फिर बाद में जो है साहिबगंज यहाँ ऊपर में आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पूर्वी भाग में जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है वहाँ दुमका और साहिबगंज एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, बाद बाकी सभी जुड़े हुए हैं जो भी ऑप्शन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड में कौन लाह की प्रजाति नहीं है? लाह का प्रजाति नहीं है। देखिए यहाँ पर लाह का प्रजाति से क्वेश्चन जीएसएससी में भी पूछ चुका है। ओके, आषाढ़ी लाह, जेठवी लाह, बैसाखी लाह और अगहनी लाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आषाढ़ी लाह, ठीक है। आषाढ़ी लाह कोई प्रजाति नहीं है लाह का। यहाँ पर जेठवी प्रजाति है, बैसाखी लाह प्रजाति है और अगहनी लाह प्रजाति है। 3 प्रजातियां लाह की पाई जाती है। लाह को यहाँ पर कृषि का दर्जा दे दिया गया है। ओके, और लाह की कृषि जो है सबसे ज़्यादा रांची, लोहरदगा इन सभी क्षेत्रों में होता है। और लाह का उत्पादन जो भारत में है सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है, और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इससे एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को आप याद रख लीजिएगा। हमने पहले देखा इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है हमारे मुख्यमंत्री साहब होते हैं, और इनका जो मुख्यालय बनाया गया है वो रांची में बनाया गया है। इसकी जो स्थापना है वो 20 फरवरी 2009 को किया गया था, ठीक है, 2009 को किया गया था, राइट। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। गंगा नदी को बचाना है, उसके प्रदूषण को कम करना है, इन क्षेत्रों में जो है मिट्टियों का कटाव को भी रोकना है, ये सभी इनका मुख्य उद्देश्य है, और जलीय जीवों को भी बचाना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, ठीक है। झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किए जाने वाले झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में सरकार द्वारा कम से कम कितने उद्योगपतियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 व्यक्तियों को, इसमें 10 उद्योगपतियों को शामिल किया जाना आवश्यक है, और ये झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के बाद जो है 2021 में भी लाया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये और कितनावां था? थर्ड आपका औद्योगिक प्रोत्साहन नीति था ये। क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति को किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे योजनाओं का, वो आप एक बार सिलसिले नज़र से देखिएगा तो याद हो जाता है। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति को हमने कब लागू किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन से हैं आपका 2010, 2014, 2016 और 2018। तो झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति जो है 2016 में लागू किया गया था दोस्तों, लागू किया गया था 2016 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, है ना। देखिए जब झारखंड में आपका बीजेपी का गवर्नमेंट था और सेंट्रल में भी बीजेपी का गवर्नमेंट 2014 से शुरू हुआ, उस समय से जो है यहाँ पर ये प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी, कई सारी योजनाओं को लागू किया गया था, नीतियों को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग देख रहे थे कि झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो ये दोनों याद रखिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 2015, ठीक है। देखिए 2015 में हो गया चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति, ओके, और आपका 2016 में हो गया झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति। 2016 में झारखंड वस्त्र परिधान एंड फुटवेयर नीति, और झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भूदिरी क्या है? भूदिरी क्या है? समाधि स्थल है, खुटकट्टी भूमि है, पाहन को दान दी गई भूमि है, पूर्वजों के नाम पर पत्थर गाड़ना। भूदिरी का मतलब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। ये मैंने पहले भी बताया है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। पूर्वजों के नाम पर जो पत्थर गाड़ते हैं ना उसको हम लोग भूदिरी कहते हैं, राइट। और समाधि स्थल को शासन कहते हैं। खुटकट्टी भूमि जो है मुंडा लोगों का जो बनाया गया जंगलों को काट के भूमि, उसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं। और पाहन को दान दी गई भूमि को पहनई कहते हैं, राइट। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
इनमें कौन सा झारखंड सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य है? तो देखिए, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है 2008 में आई थी, ये याद रखिएगा। और प्रत्यर्पण एंड पुनर्वास नीति जो है 2009 में आई थी। ओके, तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। पहला दिया है विस्थापन की समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी है पिछड़े वर्ग के अधिकारों का रक्षा करना। ऑप्शन सी है पुनर्वास प्रक्रिया की गति को तीव्र करना। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का आप उद्देश्य देखें तो ये सभी होना चाहिए ना। विस्थापन की समस्या का समाधान ही करना था इसमें, पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना था, यानी कि एसटी और एससी लोगों के लिए उनका अधिकारों की रक्षा करना था। पुनर्वास प्रक्रिया की गति को तीव्र करना है, उसका उद्देश्य तो यही है। विवाद में अटक जाता है देरी होने से, इसलिए काम नहीं हो पाता। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए दोस्तों, जेपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो छपेगा कैसे, बिना क्वेश्चन का तो छपेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत किस वर्ष तक राज्य को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 2020, 2021, 2023 और 2025। तो झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति जो है 2016 में शुरू किया गया था और राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को सबसे अग्रणी बनाने के लिए काम चल रहा है। और इसका जो राइट आंसर उस टाइम का था वो था 2021 तक सबसे आगे बढ़ाएंगे। इसका रिपोर्ट अभी, जनरल रिपोर्ट अभी आप देखिएगा तो स्टार्टअप नीति में अच्छा काम किया है झारखंड ने। ठीक है, इनको एक बार तो अवार्ड भी मिला था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार अवार्ड भी मिला था सबसे उत्कृष्ट काम करने वाले राज्यों में से, है ना, स्टार्टअप नीति में। टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक हैं, कौन है भाई? रतन टाटा हैं, दोरबजी टाटा हैं, जाडी टाटा हैं, नसवानजी टाटा हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नौसेरवानजी टाटा। और अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा जी का मृत्यु जो है 2024 में हुआ है। तो इनका आप वास्तविक स्थिति देख लेंगे, इनके बारे में सारी चीज़ें सारे विवरण पढ़ के जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो टाटा स्टील का स्थापना जो है दोस्तों वो 1907 में किया गया था, आपको पता है। और इसका नाम जो है टिस्को था और अभी जस्ट टाटा स्टील कर दिया गया है, राइट। 1945 में इनका नामकरण 2007 में इनका नामकरण चेंज किया है ना। टिस्को टिस्को में उत्पादन कार्य हेतु कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो अभी मैंने बताया ना 1907 में जो बनाया गया था वो टिस्को ही था, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम चेंज करके टाटा स्टील बाद में कर दिया गया। तो सुंदर नगर जो है उड़ीसा से मयूरभंज, उड़ीसा से नवामंडी, झारखंड से। तो इसमें आपका सिर्फ लोहा का बात कर रहा है, तो लोहा मयूरभंज उड़ीसा से और नवामुंडी आपका झारखंड से प्राप्त करता है। सुंदरगढ़ उड़ीसा से जो है दोस्तों ये डोलामाइट वगैरह दूसरा चीज़ लाते हैं। लोहा जो है मयूरभंज और नवामुंडी से मिलता है, मयूरभंज और नवामुंडी से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड में मरीन डीजल प्लांट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज में, जमशेदपुर में, रांची में, दुमका में। तो मरीन डीजल इंजन प्लांट का बात कर रहा है ये आप, मरीन डीजल ये रांची में ही है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैकन वाला जो रांची में है और औद्योगिक से रिलेटेड ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो रांची में ही है। एचईसी भी रांची में, हटिया में। क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड राज्य के किस जिले में 150 एकड़ भूमि पर 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है देवघर, ऑप्शन डी है दुमका। तो प्लास्टिक पार्क का बात कर रहे हैं, प्लास्टिक पार्क जो है आपका देवघर में बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देवघर है, देवघर में बनाया जाएगा। बनाया जाएगा क्या, बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मैक्लुस्कीगंज गांव की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है जोसेफ ग्लेन ग्लस्टिन मैक्लुस्की, ऑप्शन बी है जॉन ग्लेन मैक्लुस्की, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की और ऑप्शन डी है चार्ल्स नेपियर मैक्लुस्की। तो मेरे ख्याल में इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिमोथी मैक्लुस्की थे ना, टिमोथी मैक्लुस्की, यही होना चाहिए।
ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लोस्की के द्वारा जो है मैक्लोस्की गंज गांव की स्थापना की गई थी। अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लोस्की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। झारखंड द्वारा बजट, अच्छा ठीक है, ये बजट आप देख लीजिएगा 2024-25 और 25-26 अभी देखना है तो उसको छोड़ देते हैं। बेल चंपा इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है? बेल चंपा, ये नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा। इसका आंसर है बेल चंपा इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में अवस्थित है? तो गढ़वा में अवस्थित है। ये क्या चीज़ का है भाई? अच्छा, ये कहता है कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मेरा, जायडा, ठीक है, जायडा जो है उसके अधीन ये आता है बेल चंपा इंडस्ट्रियल एरिया, और ये गढ़वा में पड़ता है। बेल चंपा आपका गढ़वा में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड में संचालित दीदी किचन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो योजनाएं तो झारखंड में कहीं से भी पूछ लेता है, तो आपको सब पढ़ के जाना है। ऑप्शन ए है भोजन का निःशुल्क वितरण होता है। ऑप्शन बी ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यह किचन संचालित है। ऑप्शन सी है प्रवासी राहगीर की इसका लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये तो उपरोक्त में से सभी होगा। तो एक्चुअल में लॉकडाउन के समय में दीदी किचन योजना का जो शुभारंभ किया गया, तो हर एक 20 किलोमीटर में जो है एक दीदी किचन खोला गया। उसमें भोजन जो है निःशुल्क वितरण किया जा रहा था, और ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इसका प्रावधान किया गया था, और प्रवासी राहगीर इसका लाभ ले रहे थे जो आना जाना कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का उद्देश्य, ऑप्शन ए है सभी बच्चों का सहियाओं द्वारा निःशुल्क टीकाकरण। ऑप्शन बी है सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी है सभी जिलों में सहियाओं के द्वारा पल्स पोलियो अभियान का बृहद स्तर पर संचालन करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ क्या पूछा है? उद्देश्य पूछा है, मुख्य उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी आरोग्य, देखिए आरोग्य मेडिकल से संबंधित है, और सहिया जो है आप वहाँ का कर्मचारी होती हैं, आपको पता है। तो सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, सहिया आरोग्य कुंजी का गठन। और ये कब किया गया था? ये 2019 में किया गया था। ओके, 2019 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो इसमें ऑप्शन हैं 2000, 5000, 8000 और 10,000। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5000। 5000 झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत दी जाएगी, और प्रति एकड़ का बात किया गया है। ठीक है, लाभार्थी छोटे व सीमांत किसान होंगे, इसमें छोटे और सीमांत किसान होंगे, 5000 प्रति एकड़ दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या है? इसमें भी सम्मिलित नहीं है कह रहा है। अभ्यारण्य दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। दालमा अभ्यारण्य, लावारंग अभ्यारण्य, गौतम बुद्धा उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो दालमा का यहाँ पर दिखा रहा है पश्चिमी सिंहभूम, तो दालमा जो है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम होगा क्या? दालमा पश्चिमी सिंहभूम, ये गलत है। ओके, ये तो पूर्वी सिंहभूम होगा, यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है लवालंग अभ्यारण्य, तो लवालंग अभ्यारण्य आपका चतरा में है, ये राइट है। गौतम बुद्धा अभ्यारण्य ये कोडरमा में है, ये भी राइट है। उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य ये साहिबगंज में है, ये भी राइट है। उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है, ये भी आपको याद करके जाना है। कितना नंबर है ये भी याद करके जाना है, राइट। तो उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना जो है दोस्तों वो 1991 में हुआ था। गौतम बुद्धा दालमा, लवालौंग
ये देखिए 1976 में गौतम बुद्धा भी 1976 में, और लवालोंग जो है चतरा में जो है वो 1978 में हुआ था। राइट, ठीक है, ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इनमें कौन बेमेल है भाई? जैविक उद्यान एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। बिरसा मृग विहार कहाँ पर है? खूंटी में है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है? रांची में है। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? साहिबगंज लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? बोकारो में है। तो बिरसा मृग विहार जो है बिल्कुल सही बात है, खूंटी में है। उसके बाद लिखा है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ये भी रांची में है। और मगर प्रजनन केंद्र जो है दोस्तों ये भी आपका रांची में है ना, रांची में है। रुक्का रांची, रुक्का रांची में, रुक्का और मांझी में पड़ता है ये रुक्का। तो मगर प्रजनन केंद्र भी रुक्का रांची में है, साहिबगंज में नहीं। तो और फिर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? बोकारो में, ये भी सही है। ठीक है, तो ये मगर प्रजनन वाला गलत था, ये आपने सुधार लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। झारखंड राज्य में जुलाई अगस्त 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य में लगभग कितने किलोमीटर तथा कितने पौधे वृक्षारोपण लक्षित है? उस टाइम का बात कर रहा है ये, उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 140 किलोमीटर में जो है 9 लाख पौधे लगाने की बात कही गई थी। ठीक है, 140 किलोमीटर में 9 लाख पौधे लगाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 80 है। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः वन स्थिति रिपोर्ट 2021 दिया है, 2023 का आप याद करेंगे, 2021 का आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है, वैसे यहाँ पर जो आंसर दिया है क्रमशः वही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे कम जो आपका है जामताड़ा में है, और सबसे ये भी वही होगा। तो 2023 के अकॉर्डिंग जो है आंसर है वो 2021 वाला में भी आंसर है, जामताड़ा ही होगा दोनों में। ठीक है, दोनों में जामताड़ा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थी किस वर्ग से संबंधित है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो है हमारे हेमंत सोरेन जी लंदन गए हुए थे, वहाँ पर पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बात किए थे, और इनके जितने सारे विद्यार्थी थे उन सभी से भेंट मुलाकात हुई थी, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया था। राइट, तो इसमें आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि तहत लाभार्थी विद्यार्थी किस वर्ग से आते हैं? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ी जाति से, ईडब्ल्यूएस से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सभी जाति को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। पहले केवल एसटी लोगों का था, लेकिन अभी सभी जातियों में शामिल कर लिया गया है। टोटल अभी जो है 25 विद्यार्थियों को भेजा जाता है, साल भर में 25 विद्यार्थियों को भेजा जाता है। उसमें एसटी का सबसे ज़्यादा है 10, उसमें एसटी का सबसे ज़्यादा है 10, उसके बाद एससी का 5 है। ओके, और इस तरीके से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किस वर्ष झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का प्रकाशन किया गया है? 2005 में, 2010 में, 2013 में, 2017 में? इसका आंसर तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 2013 में दोस्तों। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का प्रकाशन किया गया है? जलवायु परिवर्तन पे, है ना, जलवायु परिवर्तन पे 2013 में किया गया है, जलवायु परिवर्तन 2013। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? इसका मेरे ख्याल में बता दिया हूँ मैं आंसर। तो डोमन साहू समीर जो है ये संथाली भाषा का भारतेंदु कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2023 में झारखंड राज्य किस राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था? इसका क्रम था, 2023 का बात कर रहा है, उसमें राज्यव्यापी वन महोत्सव आयोजित किया गया था, इसका क्रम कौन सा है ये पूछ रहा था। तो उस टाइम का आंसर जो होगा दोस्तों वो 74वां आंसर था। ठीक है, 74वां आंसर था, राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था रांची में। ठीक है, रांची में किया गया था उसके नाम पे। क्वेश्चन नंबर 85। किस वर्ष झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? 2000 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है ये?
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ना 2001 में ना 2001 में इसका गठन किया गया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, यही नाम है इसका। 2001 में किया गया था इसका। जेएसपीसीबी का गठन 2001 में किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। झारखंड में लिंगानुपात दिया है 961 है, नगरीय लिंगानुपात 910 है, अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 980 है और अनुसूचित जनजाति में 950 है। तो आपको आंसर करना है कौन सा आंसर राइट होगा। सबसे पहले देखिए, अनुसूचित जनजाति का जो लिखा है ना, ये तो 1000 से कम कर दिया है, 1000 से ज़्यादा है रे भाई, ठीक है, 1000 से ज़्यादा है। और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात एससी का बात कर रहा है, 950 लिखा है, नहीं, ये 950 है, 950 है, ये 1003 है, 1003 है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा सही है। तो ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, सही है। नगरीय लिंगानुपात आपका 910 है, ये भी सही है। तो 961 और 910, लेकिन जाति का हो गया 950 और जनजाति हो गया 1003, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ये वाला हो गया था ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये 1983-84 में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, 5वीं होगा, देख लीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों का जो है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी परियोजना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों राज्यों का है। अच्छा, इसमें और एक बात याद रखिएगा, ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से, है ना, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अभी खबर आ रही है WHO जो है WHO से संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है। इससे क्या परिणाम निकलेंगे ये आप सभी सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड राज्य में किस स्थान पर मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, मगर प्रजनन केंद्र। तो अभी तो हमने पढ़ा था इसको, तो रुका रांची में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है। देखिए, आपदा प्रबंधन से आपका टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ से हमने देख लेना है उसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, ये पूछा है, 2005, 2008, 2010, 2020। तो इसका जो है दोस्तों, प्राधिकरण का गठन 2010 में झारखंड में किया गया था। 2004 में आपदा विभाग का गठन हो चुका था, और 2005 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बना दिया था 2005 में। इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, उसको याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर आप जान लीजिए, 90 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, सही आंसर है ना, 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वैसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं। अरे बाबा लिखा आ जाए, मुख्यमंत्री, ओके, ये होते हैं। और उसके अतिरिक्त 7 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त और कितने सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91। झारखंड राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक व तकनीकी कार्यों का संचालन करती है, ठीक है, भूकंप से संबंधित। ऑप्शन ए है बीआईटी मिश्रा, ऑप्शन बी है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन डी है ISM धनबाद। तो यहाँ पर पूरा पूरा याद कर लीजिए दोस्तों, मैं सारा बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ आंसर देखिए कि बीआईटी मिश्रा जो है भूकंप से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा भूकंप का।
ठीक है, भूकंप। ओके, नेक्स्ट है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो आप ये बताइए, ये कृषि लिखा हुआ है तो कृषि किससे संबंधित है? सूखा से संबंधित है। तो सूखा की समस्या का तकनीकी विकास यहाँ पर किया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM का बात कर रहे हैं ये, तो IIM में मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं था, IIM में कुछ नहीं है, ठीक है। और IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, उसके बाद है आईएसएम धनबाद। तो आईएसएम धनबाद में क्या होगा? खनन से संबंधित है ना, या ये तो खनन के लिए है, नाम में ही उसका खनन जुड़ा हुआ है, तो खनन होगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान तथा सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है? किसके अनुसार? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, और झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार। तो एक्चुअल में अगर ये आपदा प्रबंधन ज्ञान तथा सूचना प्रदर्शन केंद्र का स्थापना की गई है तो ये झारखंड में किया गया है, ठीक है, झारखंड में किया गया है, तो राष्ट्रीय वाला तो नहीं होगा ऑप्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम। अधिनियम तो झारखंड राज्य नहीं बनाएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, तो झारखंड आपदा प्रबंधन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना का भाग है, योजना जो है 2005 में लागू कर दी गई थी, विभाग जो है 2004 में बना दिया गया था, ठीक है। तो इसी योजना का भाग है जिसमें आपदा प्रबंधन ज्ञान तथा सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। उसी के अंतर्गत हमने देखा था आईएसएम धनबाद में खनन के लिए किया जाता है, आपका बीआरटी मिश्रा में भूकंप के लिए किया जाता है, सूखा के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। उसके बाद स्कीपा भी जो है उसका संचालन करती है। इस तरीके से बांट दिया गया है कार्यों को। बेकॉन जो है औद्योगिक वाला देखता है। 93 क्वेश्चन में 93 क्या है? निम्न पर विचार करें। वृक्ष आरोपण पर नियंत्रण, मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन, डोभा व तालाब का निर्माण। तो उपरोक्त में से किस उपाय द्वारा राज्य में सूखा जैसी आपदा को निपटाने में मदद मिलती है? वृक्ष आरोपण करेंगे, अप्रोपण, अप्रोपण का मतलब वही होता है ना, वृक्ष को लगाना। ओके, मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन देना, कैसे करोगे आप मृदा संरक्षण का? कटाव से बचाव करोगे तो पेड़ वगैरह ही तो लगाओगे। डोबा व तालाब का निर्माण करेंगे तो ये इससे भी क्या होगा? तो ये दोनों विधि से क्या हो जाएगा? ये दोनों विधि से जो नदियाँ होता है, तालाब होता है, इनमें मिट्टियाँ कम आएगी, ज़्यादा भूमिगत जल संग्रहण किया जा सकेगा। फिर डोभा और तालाब, उसमें जो पानी आएगा उन्हीं के जरिए आएगा। तो ये सब जो है प्रावधान किसके लिए है? सूखा से बचाव के लिए है। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? ये 94। झारखंड के किस जिले में सोलर सिटी का विकास किया जाएगा? गिरिडीह में, रांची में, लातेहार में और साहिबगंज में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सोलर सिटी पार्क बनाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95। 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? ये देखिए, ये सब करंट का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं पूछेगा, अभी का पढ़िएगा। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पिछले बार भी बताया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 20 दिसंबर 2007, 19 सितंबर 2007, 23 जुलाई 2007, 14 जुलाई 2007। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर 2007 को झारखंड में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। 2007 को जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड के किस जिले में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा? मिनी सचिवालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दुमका में, पलामू में, साहिबगंज में, बोकारो में। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ का ऊपर राजधानी कहाँ है? दुमका में। तो दुमका में मिनी सचिवालय का स्थापना किया जाएगा। सचिवालय मतलब क्या हो गया? विधानसभाओं का, विधानसभा और विधान परिषद का जो सम्मिलित रूप है उसको सचिवालय बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? आशा किरण बारला, सपना कुमारी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। तो ये 98 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेरे ख्याल में आशा किरण बारला वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जेएसएससी सीजन में पूछा भी था, ठीक है, आशा किरण बारला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। झारखंड के किस व्यक्ति ने ट्राइथलॉन कंपटीशन के आयरन मैन खिताब जीता है? ऑप्शन ए है जितेंद्र पटेल, ऑप्शन बी है अनंत राणा, ऑप्शन सी है शरद तिवारी, ऑप्शन डी है प्रवीण उरांव। तो ट्राइथलॉन कंपटीशन आयरन मैन का खिताब जो दोस्तों वो आपका अनंत राणा ने जीता था, ठीक है। ट्राइथलॉन कंपटीशन आयरन मैन का खिताब अनंत राणा ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या है?
झारखंड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है चतरा, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गठन है दोस्तों वो रांची में किया जाएगा, ठीक है। एनसीबी 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 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन जो है रांची में किया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आज का 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा। और अगर याद नहीं हुआ है तो आप एग्ज़ाम से पहले और एक बार देख लीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चनों का यहाँ संग्रह इस तरीके से आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए मेरा वीडियो दोस्तों, मेरे चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप दिला सकते हैं दोस्तों, जो और मेरा जो पहुँच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।